तो दोस्तों, मैं मनीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। हमने पिछली वीडियो में मौर्य काल तक प्राचीन इतिहास को पढ़ लिया था। आज जो है हम मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे तथा तीन महत्वपूर्ण वंश शुंग वंश, काण्व वंश और सातवाहन वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो सबसे पहला वंश हमें देखने को मिलता है, उसका नाम है शुंग वंश। ठीक। शुंग वंश की स्थापना जो थी पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके इस वंश की नींव डाली थी। ऐसा कहा जाता है कि जो पुष्यमित्र शुंग था, बृहद्रथ का सेनापति था। बृहद्रथ का सेनापति था और संपूर्ण सेना के सामने ही पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी थी, क्योंकि जब राजा कमजोर होता है तो सेना राजा पर हावी हो जाती है। वर्तमान समय में भी जिस भी देश की सरकार कमजोर होती है, उस देश की सेना उस पर हावी रहती है, अन्यथा उस देश की न्यायपालिका उस पर हावी रहती है। तो बृहद्रथ एक कमजोर राजा था, जिस मौके का फायदा उठाकर संपूर्ण सेना के सामने एक परेड मार्च के जैसा आप समझ सकते हो, उसी दौरान बृहद्रथ ने पुष्यमित्र शुंग की हत्या कर दी थी। सॉरी, पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी थी। पुष्यमित्र शुंग ने सांची के स्तूप के चारों ओर चार दीवारी का निर्माण करवाया था और भरहुत स्तूप का भी निर्माण इसने करवाया था। तो दो महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म के इसने काम करवाया था, सांची स्तूप के चारों तरफ दीवार का निर्माण और भरहुत स्तूप का भी निर्माण इसने करवाया था। ठीक। इसके बाद इसने जो है संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान भी इसी के काल में हुआ था। इसके काल में ही महर्षि पतंजलि जो थे रहते थे इसी के दरबार में। इसके अलावा पुराणों में बताया गया है कि पुष्यमित्र शुंग के बाद 9 अन्य शुंग राजाओं के नाम मिलते हैं पुराणों के अनुसार। पुष्यमित्र शुंग के पुष्यमित्र शुंग के पश्चात उसका पुत्र जो था अग्निमित्र, वह शासक बनता है। और कालिदास के काव्य मालविका अग्निमित्रम में, जो एक कालिदास जी का काव्य है मालविका अग्निमित्रम, बहुत ही प्रसिद्ध काव्य है, उसमें राजकुमारी मालविका और अग्निमित्र के प्रेम का कहानी का वर्णन मिलता है। मालविका अग्निमित्रम में मालविका और अग्निमित्र के प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन चुका है इससे। इसके बाद अग्निमित्र का जो नाम है वो कुछ सिक्कों पर भी मिलता है। उस सिक्के हमें रुहेलखंड से प्राप्त हुए हैं। ठीक। अग्निमित्र का नाम रुहेलखंड पे कुछ सिक्कों से प्राप्त हुए। और इस वंश का अंतिम राजा देवभूति था, जिसके अमात्य वसुदेव ने उसकी हत्या करके 75 ईसा पूर्व के लगभग एक नए वंश काण्व या कण्व वंश की नींव रखी थी। इसके बाद वसुदेव ने अंतिम शासक की हत्या करके काण्व वंश, या इसे कर्ण वंश भी कहते हैं, कि नींव रखी। 75 बीसी में कर्ण वंश की स्थापना की वसुदेव ने। और इस वंश ने बेसिकली कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया। तो इस वंश से महत्वपूर्ण कोई सा भी प्रश्न नहीं बनता। इसका प्रथम शासक वसुदेव था, अंतिम शासक सुशर्मा था। इस वंश में कुल 4 शासक हुए थे। बस काण्व वंश में इतने ही 3 पॉइंट आते हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण वंश आता है जिसका नाम है सातवाहन वंश। ये दक्षिण भारत का एक विशालतम वंश है, दक्षिण भारत का। इसकी स्थापना जो थी सिमुका या सिमुक ने की थी। सिमुक ने जो था सुशर्मा सिमुक ने अंतिम कर्ण शासक सुशर्मा की हत्या कर दी थी और एक नए वंश की नींव रखी, जिसका नाम पड़ा सातवाहन वंश। इस वंश के महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में हम देख लेते हैं। तो इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण और प्रतापी राजा सातकर्णी था। यह सातवाहन साम्राज्य का तीसरा शासक था और पहला शक्तिशाली शासक बना। सातकर्णी। इसकी उपलब्धियां नाना घाट शिलालेख में वर्णित है। एक नाना घाट शिलालेख है जिसमें सातकर्णी की जो उपलब्धियां हैं उसका वर्णन किया गया है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि नाना घाट शिलालेख किससे संबंधित है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा सातकर्णी से संबंधित है नाना घाट अभिलेख आपका। ठीक। आगे देखते हैं। इसे नाना घाट अभिलेख में दक्षिणा पंथ का स्वामी बताया गया है। किसे? सातकर्णी को नाना घाट शिलालेख में दक्षिणा पंथ का स्वामी बताया गया है। सांची स्तूप के द्वारों में से एक पर इसका नाम भी अंकित किया गया है। सांची के स्तूप के जितने भी द्वार हैं उनमें से एक द्वार पर सातकर्णी का नाम जो है अंकित किया गया है।
इसके बाद जो अगला शासक बनता है महान शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है इस वंश का सबसे महान शासक था। इसने शीशे के सिक्के चलवाए थे। ठीक, किसके सिक्के? शीशे के सिक्के। शीशे के सिक्के चलवाए। अब प्रश्न बनेगा इतिहास में सबसे पहले शीशे के सिक्के किसने चलवाए थे? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। और इसने भी ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा इसी ने शुरू की थी। इसके बारे में जानकारी उसके सिक्के, सातवाहन शिलालेख और विभिन्न पुराणों के शाही वंशावली से इसके बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में जानकारियाँ इन तीन स्रोतों से हमें प्राप्त होती हैं। इसके बाद सबसे प्रसिद्ध शिलालेख उनकी महात्मा गौतमी बालश्री के नासिक प्रशस्त शिलालेख है, जो नासिक में है। नासिक प्रशस्त शिलालेख ये जो है सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख है, जो इसकी माता गौतमी बालश्री ने लिखवाया था, जो उन्हें व्यापक सैन्य विजय का श्रेय देता है। ठीक, तो नासिक प्रशस्त शिलालेख के अनुसार गौतमीपुत्र सातकर्णी के पास व्यापक सैन्य विजय को उपलब्धि थी। गौतमीपुत्र की माँ के नासिक प्रशस्ति का शिलालेख उसे राजाओं का राजा वर्णित करता है और कहता है कि उनके आदेशों का पालन सभी राजाओं के मंडली ने किया था। अर्थात गौतमीपुत्र सातकर्णी जो था अपने काल में सबसे प्रतापी शासक था। इससे ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली शासक कोई नहीं था। इसके पास उस समय की सबसे विशाल सेना हुआ करती थी, जिससे उसने पूरे दक्षिण भारत के ऊपर विजय प्राप्त की थी। इसके अलावा गौतमीपुत्र सातकर्णी जो था पहला राजा था जिसने अपने माता का नाम अपने नाम के साथ जोड़ा था। इसका नाम तो सातकर्णी इसका टाइटल हो गया, और इसकी माता का नाम था गौतमी, तो इसके गौतमी पुत्र सातकर्णी इसने अपना नाम रखा जब ये शासक बनता है तब। वशिष्ठ पुत्र पुलवामी। इसके बाद जो है अगला महान शासक जो है वशिष्ठ पुत्र पुलवामी। वशिष्ठ पुत्र श्री पुलवामी के रूप में भी इसका नाम मिलता है, बीच में श्री भी इसके मिलता है। गोदावरी नदी के तट पर पैठान या परिस्थान में इसने अपनी राजधानी स्थापित किया था। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपसे पूछा जा सकता है सातवाहन वंश के बारे में कि इसकी राजधानी कहाँ थी। तो इसकी राजधानी जो थी प्रतिष्ठान या पैठान में थी। ठीक, तो इसकी राजधानी भी आप याद रखिए, इसकी राजधानी पैठान या प्रतिष्ठान में हुआ करती थी। और वशिष्ठी पुत्र पुलवामी ने ही इसे स्थापित किया था और अपनी सीमाओं को इसने पूर्वी डेक्कन तक बढ़ाया था। जावा और सुमात्रा के साथ भी इसने अपना व्यापार शुरू किया था। अगले शासक का नाम है मिलता है वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी। इसे जो है प्रथम आंध्र सम्राट कहा गया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद सेकेंड नंबर का सेकेंड ग्रेटेस्ट किंग यही है, सेकेंड ग्रेटेस्ट किंग ऑफ सातवाहन वंश। ठीक, इसने जो है अब इस पश्चिम में सीथियन पश्चिमी क्षत्रपों के साथ उनका बड़ा संघर्ष था, लेकिन उन्होंने अंततः पश्चिमी क्षत्रप वंश के रुद्रदमन फर्स्ट की बेटी से शादी की ताकि गठबंधन का निर्माण किया जा सके। जब हम सीथियन वंश के बारे में पढ़ेंगे तब रुद्रदमन और इसकी शादी के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे, पर इतना हम जान लेते हैं कि वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी ने जो रुद्रदमन फर्स्ट की बेटी से शादी किया था ताकि जो है क्षत्रप वंश, पश्चिमी क्षत्रप वंश के साथ जो भी इनकी लड़ाइयाँ चल रही थी उस पर क्या गठबंधन का निर्माण किया जा सके। कन्हेरी की गुफा में शिलालेख रुद्रदमन और की बेटी और वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी के विवाह का साक्षी है। मतलब प्रश्न ये बनेगा कि रुद्रदमन और उसकी बेटी, रुद्रदमन की बेटी और वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी की विवाह का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो कन्हेरी की गुफा में जो शिलालेख हमें प्राप्त हुआ है उसी से इन दोनों के विवाह के बारे में हमें जानकारी मिलती है। युद्ध में उनके ससुर ने उन्हें पराजित किया था, जिसकी वजह सातवाहन की सत्ता और प्रतिष्ठा पर गहरा आघात पहुंचा था। मतलब रुद्रदमन ने जो था वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी को युद्ध में पराजित भी किया था। और अंत में इस वंश का अंतिम शासक जो था पुलवामी द्वितीय था, या इसे कहीं कहीं यज्ञ श्री भी नाम हमें मिलता है, परंतु इस वंश का जो अंतिम शासक था वो पुलवामी द्वितीय के रूप में हमें प्राप्त होता है। ठीक, तो ये थे तीन वंश, शक, कर्ण और
सातवाहन, इन्हीं ये तीनों वंश जो है मौर्योत्तर काल के प्रमुख वंश होते हैं, जिससे सातवाहन वंश जो सबसे महानतम वंश माना जाता था। तो इसके आज के इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में, तब तक इस चैनल को आप अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।